Hi everyone, this is me Gopal Singh. Welcome back to my YouTube channel Solo Study Club. प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं और उनसे रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स को समझा था। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितना होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ होते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो ध्यान समझिएगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जो इंसिडेंट रे टकराता है और जो लौट कर जाता है और जो नॉर्मल है, सभी एक सरफेस पर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे किसी दूसरे सरफेस पर, रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे सरफेस पर और नॉर्मल किसी दूसरे सरफेस पर, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, सभी एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं। ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। मतलब क्या कि जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल क्या होता है? आर होता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना होकर होना चाहिए था एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है। मतलब क्या कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है ये हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल आई के। किस लॉ के अकॉर्डिंग? तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आर हमेशा इक्वल होगा एंगल आई के। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा हमेशा एंगल आई क्या होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा पिक्चोरियल समझते हैं, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं। देखिए, PQ एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इसी सरफेस पर है इंसिडेंट रे AO। इंसिडेंट रे AO क्यों हुआ? क्योंकि AO आकर टकरा रहा है, तो जो टकराता है उसी को क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। मतलब AO इंसिडेंट रे है। OB क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये लौट रहा है, जो रे लौटती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और ये जो है ये नॉर्मल है। देखिए, सभी एक ही सरफेस पर है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे किसी और सरफेस पर, रिफ्लेक्टेड रे किसी और सरफेस पर और नॉर्मल किसी और सरफेस पर, ऐसा नहीं है। फर्स्ट लॉ ये हुआ। सेकेंड लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है कि AO क्या है? इंसिडेंट रे है। OB क्या है? OB रिफ्लेक्टेड रे है। क्यों? क्योंकि ये लौट रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। नॉर्मल क्या है? ON क्या है? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है किस पर? इंसिडेंट पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। PQ क्या है? PQ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपको नया है, आपके लिए ये नया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के जिस सतह से, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसी को बोला जाता है, उस सरफेस को बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस को ही क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पर PQ क्या है बाबू? तो PQ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आगे समझिएगा, आगे हमको समझना है कि देखिए, इस फिगर को मैं आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड किया हूं, एक ये है और एक ये है, फिगर 1 फिगर 2। इसी फिगर को मैं डिवाइड किया हूं। कैसे? तो नॉर्मल के एक लेफ्ट साइड वाले पॉइंट, सारे भाग को मैं इस फिगर में दर्शाया हूं। नॉर्मल के राइट साइड वाले सारे भाग को मैं इस फिगर में डिनोट किया हूं, दर्शाया हूं। कैसे? ध्यान समझिएगा। क्या हम PU पर कह सकते हैं कि ON क्या है?
नॉर्मल है मतलब कि परपेंडिकुलर है। तो PO पर ये ON जो है ये नॉर्मल है। PO पर ON क्या है, नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर है। तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का बनाएगा ही। अब इस 90 डिग्री को जो ये इंसिडेंट रे है AO, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इंसिडेंट रे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में। एक है एंगल I और एक है एंगल अल्फा। एंगल अल्फा क्या है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे हम लोग ने माना, मैंने माना है कि क्या है, अल्फा है। अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे होगा, ये टोटल कितना होगा, ये टोटल पहले से था 90 डिग्री। इंसिडेंट रे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी, ये वाला हो गया एंगल I और ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 90 के इक्वल होगा। देखिए हम लिख सकते हैं कि एंगल I जो है और एंगल अल्फा जो है, हम अल्फा और एंगल को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ON जो है, ON ये परपेंडिकुलर है किस पर, PO पर परपेंडिकुलर है। और इंसिडेंट रे इसे दो पार्ट में बांटा है, तो एंगल I प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से हम अल्फा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम अल्फा को यहीं पर छोड़ देंगे और एंगल I को उस साइड लेकर जाएंगे। तो अल्फा निकालने का सूत्र आपको फॉर्मूला मिल गया कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल I। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल I। मतलब क्या हुआ कि यदि एंगल I का कुछ वैल्यू दिया है तो आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सपोज कीजिए कि एंगल I इज इक्वल टू आपको दिया है 30 डिग्री और पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा। देखिए कैसे निकाला जाएगा। सपोज कीजिए कि एंगल I का वैल्यू कितना दिया है, एंगल I का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। एंगल I इज इक्वल टू 30 डिग्री और पूछ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले में एंगल I का वैल्यू पुट कीजिए। एंगल I की जगह पर कितना रख सकते हैं हम, 30 डिग्री। तो 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 60। मतलब कि अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, जैसे हम अल्फा फाइंड किए, ठीक उसी प्रकार हम एंगल I भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, इस बार एंगल I को हम यहीं पर छोड़ेंगे, अल्फा को लेकर जाएंगे उस साइड, तो बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो जब अल्फा दिया हो और I पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब I दिया हो और अल्फा पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर अल्फा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आगे समझिएगा, फिगर 1 के अकॉर्डिंग हम समझ गए कि अल्फा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा और एंगल I के वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। अब जैसे इसमें किए हैं ठीक उसी प्रकार से हम फिगर 2 में करेंगे। फिगर 2 में क्या है, ON परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, तो OQ के परपेंडिकुलर है। मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा ही। अब इस 90 डिग्री को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। डिवाइड कौन किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे, OB डिवाइड कर दिया है इस टोटल एंगल को, OB डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, जिसमें से पहला है हमारा एंगल R और दूसरा क्या है, बीटा। पहला क्या है, एंगल R, दूसरा क्या है, बीटा। तो ये टोटल 90 है। क्या हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री को ही बांटे हैं दो पार्ट में, तो भाई ऐड करेंगे तो 90 तो आना ही चाहिए। तो मैं लिखा हूं कि एंगल R प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल R प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ON जो है परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, तो OQ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहां से एंगल R का वैल्यू फाइंड करना चाहे, सबसे पहले बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, बीटा को यहीं पर छोड़ो, 90 डिग्री की इस एंगल R को इज इक्वल टू के उधर लेकर जाओगे तो 90 माइनस एंगल R हो जाएगा। बीटा को यहीं पर छोड़ा हूं, 90 को यहीं पर रखा हूं, एंगल R इस साइड है प्लस में, उस साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल R। मतलब क्या हुआ कि यदि आपको एंगल R दिया हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, तो बीटा कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि सपोज कीजिए कि एंगल R का वैल्यू दिया है आपको 60 डिग्री
और पूछ रहा है कि बताइए बीटा कितना होगा। तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा निकालने का फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस एंगल आर, 90 डिग्री माइनस एंगल आर। तो जब एंगल आर का वैल्यू इस फॉर्मूले में 60 डिग्री रखोगे तो 90 माइनस 60, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, बीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और वैसे भी आपको पता है कि एंगल आर प्लस बीटा को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। यहाँ पर भी ऐड करके देख सकते हो, एंगल आर कितना है 60 डिग्री, बीटा कितना आ गया 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 90 आ जा रहा है ना, मतलब ये सही है। ठीक है, अब यदि बीटा दिया हो और एंगल आर पूछे तो भी 90 माइनस क्या कर लेंगे, बीटा कर लेंगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल आर को ऐसे ही छोड़े हैं, 90 को ऐसे ही रखे हैं, ये जो बीटा है इस साइड प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। मतलब कहने का क्या है कि यदि एंगल आर दिया है और बीटा पूछेगा, एंगल आर दिया है बीटा पूछ रहा है, क्या करना पड़ेगा, तो एंगल आर को माइनस करना पड़ेगा, क्या चीज से, 90 डिग्री से। जब हम एंगल आर को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे किससे, 90 डिग्री से, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। ठीक है, और यदि बीटा दिया है और एंगल आर पूछ रहा है तो भी 90 डिग्री में से माइनस करा लेंगे। ध्यान समझिएगा, जब भी बीटा दिया रहे और आर पूछे, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे, माइनस कर लेना है, क्या चीज में से, 90 डिग्री में से। ठीक यही जैसे हम इसमें किए वैसे ही इसमें भी किए हैं कि एंगल आई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एंगल आई, और अल्फा पूछेगा तो 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे एंगल आई को, तो क्या बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा। क्लियर है ना। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान समझिएगा। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ ये कहता है कि एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, लेकिन इन हम प्रूफ करेंगे तो आ जाता है कि जो अल्फा है वो इज इक्वल टू होगा बीटा के, मतलब जितना अल्फा का वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू आता है बीटा के। यदि अल्फा 60 डिग्री है तो बीटा भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। क्या ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, नहीं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू होगा एंगल आर। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये नहीं कहता है कि अल्फा इज इक्वल टू होगा बीटा के, ये प्रूफ करने पर आता है। कैसे आता है, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिएगा, इन पर कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस करने से पहले एक और चीज समझिएगा बाबू, यदि हम क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू हम 90 डिग्री रख देते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना रख देते हैं, 90 डिग्री। यदि किसी कंडीशन में अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो एंगल आई का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री, हम रखेंगे एंगल आई पूछ रहा है इस फॉर्मूले में, आई को ऐसे ही छोड़ना, 90 डिग्री माइनस अल्फा का वैल्यू कितना रख देंगे, 90 डिग्री, तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा, जीरो बच जाएगा, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यदि एंगल आई जीरो हो गया तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बोलता है कि एंगल आई होता है एंगल आर के इज इक्वल टू, एंगल आई जीरो तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे समझिएगा। और जो अल्फा है वो 90 डिग्री है, हमने यहां पर देखा कि अल्फा 90 डिग्री होगा, तो जितना अल्फा होता है उतना ही बीटा, तो अल्फा 90 डिग्री है तो बीटा भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ध्यान समझिएगा, यदि या तो अल्फा 90 डिग्री दिया हो या तो बीटा 90 डिग्री दिया हो, बीटा 90 डिग्री दिया हो, इन दोनों में से कोई 90 डिग्री देगा तो एंगल आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य, और एंगल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग हम समझें कि अल्फा का वैल्यू 90 कब हो सकता है। ध्यान समझिएगा, अल्फा है क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बना है इसी को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा। यदि इंसिडेंट रे को हम धीरे धीरे ऊपर लेकर जाए, एकदम परपेंडिकुलर कर दे, जैसे नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक उसी प्रकार इंसिडेंट रे को भी हम ऐसे परपेंडिकुलर कर दे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तो बीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल आई शून्य हो जाएगा और एंगल आर शून्य हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, यदि हम इंसिडेंट रे को इसको परपेंडिकुलर करा देते हैं
इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर करा देते हैं तो होगा क्या कि अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होते ही एंगल आई कितना हो जाएगा 0, एंगल आर भी कितना हो जाएगा 0। मतलब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पर लौट जाएगा। यदि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पर लौट जाएगा। एंगल आई भी शून्य हो जाएगा, एंगल आर भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ एंगल आई इज इक्वल टू 30, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, बीटा का वैल्यू कितना होगा, एंगल आर का वैल्यू कितना होगा। देखिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप मुंह से कर सकते हैं। कैसे दिया है एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा क्या होगा, हमने बोला ना कि अल्फा निकालने के लिए आई दिया है तो 90 डिग्री में से उसको माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला से देखते हैं, उसके बाद से ऐसे ही देख लेंगे। सबसे पहले देखिएगा, गिवन दिया है एंगल आई का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो बाबू, अल्फा निकालना है तो 90 डिग्री में से माइनस एंगल आई को किया जाता है। ठीक है, तो एंगल आई का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, हमने इस फॉर्मूले में रख दिया एंगल आई का वैल्यू 30 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड नंबर में पूछा है कि बीटा कितना होगा, तो आपको पता है कि जितना अल्फा होता है उतना ही क्या होता है बीटा होता है। मतलब बीटा भी कितना होने वाला है 60 डिग्री। क्यों, देखिए पहले थर्ड नंबर को देख लेते हैं कि अल्फा जितना होता है उतना ही बीटा होता है। अल्फा आया है 60 डिग्री तो बीटा भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल आर कितना होगा, तो देखना एंगल आई कितना दिया है 30 डिग्री। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है। एंगल आई है 30 डिग्री तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। देखो एंगल आर कितना होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। एंगल आई का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो एंगल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सपोज कीजिए कि यदि इस ये जो एओ है ये इंसिडेंट रे है, पीक्यू क्या है, कोई ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट का सरफेस है, स्मूथ है और प्लेन है, होगा क्या इस टाइम होगा क्या, इंसिडेंट रे यदि ये ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट ना होता तो कुछ इस टाइप से निकल जाता, आगे सीधी रेखा में निकल जाता। अब सीधी रेखा में ही क्यों निकलता, क्योंकि जो लाइट है वो फोटोन पार्टिकल से मिलकर बना है। फोटोन पार्टिकल हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो यदि ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट पीक्यू ना होता, यदि ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट पीक्यू ना होता तो ये एओ जो इंसिडेंट रे आई है वो सीधे निकल जाती, ऐसे निकल जाती। लेकिन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के कारण ये टकराकर वापस लौट गई है। लौटने वाली रे कौन से है, ओबी, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब जरा ध्यान समझना, क्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AC जो है, AC ये किसके तरह कार्य कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की तरह। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना बनता है, तो 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है 180 डिग्री। तो अब जरा ध्यान समझिएगा, कुछ समय के लिए इसको थोड़ा सा भूल जाइए, इसको, इस लाइन को। अब जरा देखिए AC क्या स्ट्रेट लाइन का काम कर रहा है, जी बिल्कुल। इसके एंगल जो है यहां से लेकर ये टोटल कितना होना चाहिए 180। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है उसके ऊपर कितना एंगल बनता है, तो 180। इस 180 को कितने पार्ट में यहां पर डिवाइड कराया गया है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा है, एंगल आई है, एंगल आर है और ये एंगल डेल्टा। अभी समझाएंगे कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, ये डेल्टा है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल आई, एंगल आर और एंगल डेल्टा को हम यदि ऐड करते हैं, सबको सम कराते हैं, तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें एंगल आई की जगह पर एंगल आई ही लिखा गया है, एंगल आर का वैल्यू भी एंगल आई ही रखा गया है। क्यों, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर के। ये हम कैसे जाने, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस वाले में एंगल आर का वैल्यू हमने कितना पुट किया है, एंगल आई, डेल्टा को ऐसे ही छोड़ दिए हैं और इसको 180 को 180 ऐसे ही। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, एंगल 2i,
प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना 180। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्रू एंगल आई। आप ध्यान रखिएगा जब भी डेल्टा पूछेगा तो डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री में से -2i को हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा का वैल्यू। अब एक और फॉर्मूला है यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मूला एक और है आर के फॉर्म में। अब ये कैसे आया, अब देखिए इस दोनों फॉर्मूले में कोई आपको डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा होगा। डेल्टा यहाँ पर भी है, डेल्टा यहाँ पर भी है, 180 डिग्री यहाँ पर भी है, 180 डिग्री यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन आई यहाँ पर है और यहाँ पर क्या दे दिया है एंगल आर। क्यों ऐसा हुआ, अब जानते हो भाई कि एंगल आई एंगल आर के क्या होता है इक्वल होता है। तो क्या हम एंगल आई की जगह पर एंगल आर ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि एंगल आई दिया हो तो इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो डेल्टा को निकालने के लिए, और एंगल आर दिया हो तो इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो क्या चीज करने के लिए, तो डेल्टा को निकालने के लिए। अब समझिएगा एक्चुअली में डेल्टा है क्या, एक्चुअली में डेल्टा है क्या, तो समझिएगा रिफ्लेक्टेड रे और ये जो इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन गई नहीं है। हमने कल्पना किया है, ऐसा माना है कि यदि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट ना होता तो ये ऐसे निकल जाती। तो ये ओसी और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन। आई एम वेरी सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है, इसको क्या बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को क्या चीज से डिनोट किया जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा का वैल्यू कितना आता है, दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल 2i और 180 डिग्री माइनस एंगल 2r। ठीक है, एंगल 2r। अब एक क्वेश्चन है, इफ i इज इक्वल टू 60 डिग्री तो डेल्टा कितना होगा। देखिए अल्फा नहीं पूछ रहा है, अल्फा पूछता तो 90 में से माइनस कर लेते, डेल्टा पूछ रहा है। तो ध्यान समझना, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो बाबू, डेल्टा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, डेल्टा को ऐसे ही छोड़ो, 180 को ऐसे ही मैंने रहने दिया, माइनस का माइनस, ट्रू का ट्रू, एंगल आई का वैल्यू कितना है 60, तो एंगल आई की जगह पर हमने कितना रख दिया है 60 डिग्री रख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 180, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा कितना 60 डिग्री, डेल्टा कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप ऐसा मत समझ जाना कि जितना एंगल आई होता है उतना ही डेल्टा होता है ना, ऐसा नहीं होता है। आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि एंगल आई कितना है 60 डिग्री और देख रहे हो डेल्टा भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना है, ये कंक्लूजन नहीं निकाल देना है कि एंगल आई जितना होता है उतना ही डेल्टा होता है, नहीं, ये इस क्वेश्चन के लिए सही है। यदि आपको पूछेगा कि डेल्टा कितना होगा तो ऐसे ही निकाला जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इस फॉर्मूले का कब यूज कर सकते हो, अभी भी कर सकते थे, लेकिन एंगल आर दिया होता तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अभी कैसे यूज कर सकते हैं, आपको एक लाइन और लिखना होगा, क्या कि हम जानते हैं वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई कितना है 60 डिग्री, एंगल आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से आप उसको निकाल सकते हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपको दो क्वेश्चन दिया हूं मैं, इफ बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहां पर मैं आपको दो क्वेश्चन दिया हूं, इफ बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन है इफ डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, आपको बीटा दिया है, ये डेल्टा पूछ रहा है, बीटा दिया है डेल्टा पूछ रहा है। आप जानते हो कि डेल्टा तब ही हम निकाल सकते हैं जब हमको या तो एंगल आई पता हो या तो एंगल आर पता हो, लेकिन एंगल आई और एंगल आर की जगह पर क्या दिया है बीटा दे दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको यूज करके एंगल आई निकालना पड़ेगा या फिर एंगल आर निकालना पड़ेगा। इसके वजह से आप एंगल आई निकाल सकते हो या एंगल आर निकाल सकते हो, और एंगल आर निकल जाएगा तो आप डेल्टा इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आराम से निकाल सकते हो। अब रही बात कि बीटा कहां से निकलेगा, सॉरी एंगल आर कहां से निकलेगा या फिर एंगल आई कहां से निकलेगा, तो देखो बीटा दिया है
इस वाले फॉर्मूले से आप एंगल आई और एंगल आर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से डेल्टा दिया है, अल्फा पूछ रहा है। देखो डेल्टा दिया है तो आप अल्फा डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, डेल्टा दिया है तो आप एंगल आई बता सकते हो या फिर एंगल आर बता सकते हो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन पूछा तो है क्या, अल्फा। तो भाई एंगल आई जब पता चल जाएगा तो आप निकाल ही ना सकते हैं कि अल्फा कितना होगा बीटा कितना होगा, इन फॉर्मूले का यूज करके। इस फॉर्मूले से आप निकालिएगा कि एंगल आई कितना होगा, और जब एंगल आई का पता चल जाएगा तो निकाल सकते हो कि अल्फा कितना होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।